सो हेलो एवरीवन, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि स्ट्राइक का सिलसिला आजकल बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। तो दैट्स वाई मैं अपनी इन सीरीज को ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। अगर हाँ टाइम मिलेगा तो मैं इन सीरीज को एक नया चैनल बनाकर उस पर अपलोड करने लग जाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहिएगा क्या, तुम्हारा सपोर्ट। तो बिना अब ज्यादा टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसी टाइमलाइन में चला जाता है जहाँ पर पूरी तरह से वॉर की सिचुएशन बनी रहती है, जहाँ पर उसने अपने सभी लव वंस को खो दिया था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसके साथ था उसका एक खुद का सिस्टम। और वो अपने इसी सफर में आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और बन जाता है इस दुनिया का एम्परर। तो उसके इस सफर को हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। तो स्टोरी का शुरुआती सीन ही हमें वॉर का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में लड़ा रहे होते हैं और हमें बताया जाता है द किन आज के पीरियड में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है इस पूरे वर्ल्ड में। इसने ऑलरेडी 6 नेशन को डिस्ट्रॉय करके वर्ल्ड को रूल करने की प्रिपरेशन को शुरू कर दिया है। फिर हमें एक सिटी के बारे में बताया जाता है योंगचेंग, एक किन मिलिट्री सिटी जिसके पास किन के बहुत सारे एलाइट योंगचेन लीजेंड्स है और उसी के पास में है लीजिया विलेज। और वहीं पर ही हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक कब्र के सामने बैठा होता है। तभी एक लड़की वहाँ पर आकर उसको संभालने लगती है। वो लड़का उससे बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ठीक हूँ। फिर वो उस कब्र को पकड़कर रोते हुए बोलता है मैं अपनी मदर किन के साथ और ज्यादा टाइम को स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर वो हमें बताता है मेरा नाम जाओकी है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैंने अपने पिता को नहीं देखा और अब मुझे मेरी माँ भी छोड़कर चली गई। तभी वो लड़की उससे बोलती है अगर तुम ये खुद से करने वाले हो तो मैं भी तुम्हें कंपनी दूंगी। उसकी ये बात सुनकर वो बंदा यानी कि अपना मेन कैरेक्टर उसकी ओर देखने लगता है और फिर उससे बोलता है तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की उससे बोलती है मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता ब्रदर की, मैं आपको कंपनी दूंगी। फिर वो दोनों ही उस कब्र के सामने अपना सर झुकाते हैं। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को वहाँ से लेकर जाने लगता है। फिर हमें लीजिया कुन विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ के एक घर पर वो दोनों पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक दादा दादी उससे बोलते हैं कि दुखी मत हो, भले ही तुम्हारी मदर जा चुकी है लेकिन हम अभी भी यहीं पर ही हैं, डोंट वरी, हम सब तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। फिर की उन दोनों से बोलता है अंकल आंटी चिंता मत करो। फिर वो लड़की उससे बोलती है ब्रदर की रुको, मैं जाकर आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। फिर वो अपने रूम के अंदर आ जाता है और अपना सामान पैक करते हुए सोचता है मदर जा चुकी है, यानर ही मेरी एकलौती कंसर्न है, लेकिन मेरे जैसा सिविलियन उसके लिए वर्दी कैसे हो सकता है। 17 साल बीत चुके हैं जब से मैं इस दुनिया में रिबॉर्न हुआ हूँ। 17 की उम्र में मैं बस इतना ही ओल्ड इनफ हूँ कि मैं आर्मी को ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन में ऐसा चुपचाप तो नहीं बैठ सकता, मुझे आर्मी को ज्वाइन करके अपना डेब्यूट बनाना होगा। तभी उसकी नजर एक तरफ जाती है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने सिस्टम अपीयर हो चुका था जिसमें लिखा था होस्ट ने एक टास्क को ट्रिगर कर दिया है, किल द एनिमी एंड अपग्रेडिंग और द जीरो रिवॉर्ड सिस्टम आर्मी में एनलिस्टिंग होने के लिए एक्टिवेट हो चुका है और द नोविस वुडन बैग ओपन हो गया है। ये देखकर वो बोलता है क्या ये सिस्टम है, इतने साल तक इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे ये मिल गया। और वो सोचता है 17 साल पहले मैं मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड से इस ट्रबल्ड टाइमलाइन जिसमें हर वक्त वॉर छिड़ी रहती है उसमें आ गया था। ये एक गॉड गिविंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे इस वेरिंग स्टेट के मैग्निफिशिएंट ट्रेंड को ज्वाइन करना है, भविष्य में वर्ल्ड की पावर को जगाना है। फिर वो यस पर क्लिक करते हुए बोलता है मुझे इस मिशन को लेना ही होगा। यस पर क्लिक करते साथ ही उसके सामने बहुत सारे सिस्टम नोटिफिकेशन खुलने लगते हैं जिसमें लिखा होता है टास्क सक्सेसफुली रिसीव हो गया है, होस्ट को कांग्रेचुलेशन सिस्टम के नोविस गिफ्ट को ओपन करने के लिए उसको एक बेसिक इंटरनल स्किल जो कि एक येलो मार्शल आर्ट होती है, एक बेसिक स्वॉर्डमैनशिप वो भी येलो मार्शल आर्ट्स होती है और एक अपॉर्चुनिटी अपने मार्शल आर्ट्स के फाउंडेशन को बिल्ड करने की, ये सभी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये सब देखकर वो बोलता है मार्शल आर्ट्स, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है रिप्रिमेंड डेंग फॉर रीकुकिंग यस और नो, क्या तुम गिफ्ट बैग को पिकअप करना चाहते हो। और उस गिफ्ट बैग को पिकअप करने के साथ उसके सामने बहुत सारे ट्रेजर्स आ जाते हैं और इसके साथ उसकी फाउंडेशन बनने लग जाती है। अपने अंदर की पावर को फील कर कर वो बोलता है मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मेरी बॉडी हल्की हो रही है। फिर वो मार्शल आर्ट्स को भी प्रैक्टिस करने लग जाता है जिसके कारण उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर हमें उसके स्टेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका नाम जाओकी है, लेवल 1 एक्वायर्ड हेवी रैल्म हेल्थ 100 इंटरनल फोर्स 200 कल्टीवेशन पावर लेवल 1 बेसिक इंटरनल फोर्स कल्टीवेशन स्किल लेवल 1 बेसिक स्वॉर्ड आर्ट लेवल अप करने के लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है 200। तभी वो उठते हुए बोलता है दुश्मनों को मारने और अपग्रेड करने के लिए मार्शल आर्ट्स स्टार्ट हो गई है, मैं फाइनली अमीर बनने वाला हूँ। फिर वो अपनी टोपी को पहनकर और अपना झोला लटकाकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे
यानर आ जाती है, जो वहाँ पर आते साथ ही उससे बोलती है, ब्रदर की आप कहाँ पर जा रहे हो। उसको अचानक से अपने पीछे देखकर अपना और तुमसे शादी करूंगा। फिर वो अपने पास से एक जेट पेंडेंट उठाता है और यानर से बोलता है, ये एक जेट पेंडेंट है जिसे मेरी मदर मेरे लिए छोड़ गई है। इसे हम 2 पीस में तोड़ सकते हैं जो कि साथ में मिलकर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर वो एक पीस यानर को देते हुए उससे बोलता है, ये जेट ड्रेस तुम्हारे लिए है तो इसे हमेशा अपने पास रखना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। फिर यानर उससे बोलती है, ब्रदर की डोंट वरी, मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अपने जाओ की और कुछ लोगों को विदा करने के लिए पूरा गांव वहां पर बाहर आ जाता है। फिर दद्दू उसके पास आते हुए उससे बोलते हैं, जाओ की क्या तुमने सच में अपना माइंड बना लिया है? तुम्हारी माँ बैटलफील्ड में चल बसी, तुम्हें 3 साल तक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो बोलता है, ग्रैंडपा ली, मैंने अपना माइंड बना लिया है। एक मैन होने के नाते मेरी ड्यूटी है आर्मी को ज्वाइन करना और कंट्री को सर्व करना, और ये अपने पैरों पर खड़े होने का एक मात्र चांस है। ये सुनकर वो दद्दू उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर सैनिक आने लगते हैं, जिनको देखकर एक बंदा बोलता है, योंगचेंग के रिक्रूटिंग कमांडर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तभी उनमें से एक कमांडर दद्दू को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं वांग डा हूँ, योंगचेंग बटालियन का कमांडर। मैं डाकिंग के बिहाफ पर रिक्रूट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ। फिर वो दद्दू एक लिस्ट देते हुए उनसे बोलते हैं, आज यहाँ पर 10 यंग और स्ट्रॉन्ग पीपल है जो कि हमारे लीजिया विलेज के सही एज के लोग हैं, जो आर्मी को ज्वाइन करेंगे, मिलिट्री सर्विस को परफॉर्म करेंगे और कंट्री को सर्व करेंगे। फिर वो उस लिस्ट को उनके हाथों में थमा देते हैं। तभी कमांडर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, रिक्रूट्स आउट, और उनके ये कहते साथ ही सभी रिक्रूट्स ड्रेसअप होकर आ जाते हैं, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर भी होता है। तभी वो दद्दू से बोलते हैं, स्पिरिट्स आर स्ट्रॉन्ग। ये सुनने के साथ ही वो एक चीज पीते हैं। फिर वो दद्दू यानर को कहते हैं जाओगी को स्वॉर्ड देने के लिए। ये सुनने के साथ ही यानर भी एक स्वॉर्ड लाकर जाओकी के हाथों में थमा देती है। फिर वो उससे गले मिलती है और कहती है, ब्रदर की मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी। मैं ऑलरेडी आपकी हूँ, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं आपकी ही रहूंगी। अपना एमसी बोलता है, वेल मेरे आने तक का इंतजार करना। फिर कमांडर उनको वहाँ से ले जाते हुए उनसे बोलते हैं, तो अब से मिलिट्री सर्विस के साल में तुम अब सिविलियंस नहीं हो लेकिन सोल्जर्स हो, मुझे फॉलो करो। फिर अपना एमसी वहाँ से जाते हुए सोचता है, यानर मेरे लिए इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आऊंगा। सिस्टम भी उसको कांग्रेचुलेट करता है आर्मी में सक्सेसफुली एंटर करने के लिए, और उसको रिवॉर्ड में 1 स्क्वायर मीटर स्टोरेज स्पेस मिलती है। और जैसे जैसे उसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा स्टोरेज स्पेस भी बढ़ती जाएगी। फिर बेस पर पहुंचने के बाद कमांडर उन लोगों को बताते हैं, किंग डायनेस्टी में हमारे सोल्जर्स कुछ पार्ट्स में बटे हुए हैं, जिसमें कैपिटल सोल्जर्स, कंट्री सोल्जर्स और बॉर्डर गार्ड आते हैं। गोंगवे सिटी के कैपिटल सोल्जर्स जियांग की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। कंट्री सोल्जर हर कंट्री के डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो बॉर्डर गार्ड होते हैं वो दूसरी कंट्री से बॉर्डर को गार्ड करते हैं। यहाँ पर एक और नाम है जो कि है रियल दाकिन रुइशी, जो बैटलफील्ड में फाइट करते हैं। फिर अपना एमसी बोलता है, मैं सच में किंग डायनेस्टी का रियल स्कॉलर बनना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसके पास खड़ा एक बंदा बोलता है, ब्रदर गे, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो सच में मर जाओगे। उसकी बात सुनकर अपना एमसी अपनी सोर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं मरने से ज्यादा तो आम इंसान रहने से डरता हूँ। फिर कमांडर उन लोगों से बोलते हैं, रिक्रूट्स कैंप में एंटर करो, मार्शल आर्ट्स अरीना में जाओ और जनरल से इंस्ट्रक्शन रिसीव करो। बोलता है, ऐसा लगता है कि ये सभी इस साल के रिक्रूट्स हैं, लेकिन सर्विस के बंटवारे के बाद ये सभी अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। तभी उनके सामने एक बंदा आने लगता है और वो होता है यहाँ का जनरल, जो आते साथ ही उन लोगों से बोलता है, आर्मी में ज्वाइन करने और हमारे दाकिन आर्मी के मेंबर बनने के लिए वेलकम। फिर जनरल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, ये वर्ल्ड के अगेंस्ट में किन आर्मी की शार्प एज है, मिलिट्री वर्ल्ड में सबसे पावरफुल आर्मी है, मिलिट्री के रूल सबसे स्ट्रॉन्ग है, और जो कोई भी इन रूल्स को वायलेट करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी और मार दिया जाएगा। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मिलिट्री के रूल को फॉलो करोगे। फिर वो उनके पास खड़े बंदे से आगे के ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए बोल देते हैं। ये सुनते साथ वो बंदा सभी रिक्रूट्स को समझाते हुए बोलता है, सारे रिक्रूट्स 1 महीने के लिए बूट कैंप पर ट्रेन करेंगे और उसके बाद हर बैरेक्स पर असाइन कर दिए जाएंगे। साल के अंत में जिसने भी आर्मी को ज्वाइन करा उन्हें रैंक दी जाएगी। फिर अपना मेन कैरेक्टर बताता है, टाइटल मिलने के बाद न सिर्फ एनुअल सैलरी बढ़ जाएगी बल्कि गोल्ड और सिल्वर भी दिए जाएंगे। किन के लोगों के लिए सभी के पास चांस होगा मिनिस्टर बनने का, अगर उन्होंने कंट्री को अच्छी तरह से सर्व करा तो। फिर वो कमांडर उस लिस्ट को बंद करते हुए बोलते हैं, अनाउंसमेंट के बाद मिलिट्री ट्राइब्स की नेक्स्ट अलोकेशन लॉटरी के द्वारा डिसाइड की जाएगी, जो कि पूरी तरह से फेयर होगा। अगर तुम्हें कैपिटल सिटी कार्ड आता है तो कैपिटल आर्मी सेफ रहेगी। फिर एक बंदा अपने मेन कैरेक्टर से बोलता है, ब्रदर की आप कौन सा मिलिट्री टाइप पाना चाहोगे?
होगे। ये सुनकर वो आगे बढ़ते हुए जनरल से बोलता है, क्या मैं जनरल से पूछ सकता हूँ अगर मैं बॉर्डर गार्ड को चूज करूंगा तो क्या मैं वॉर में जा सकता हूँ? फिर जनरल आगे बढ़ते हुए उससे बोलते हैं, क्या तुम बॉर्डर गार्ड चाहते हो? फिर अपना एमसी बोलता है, मैं बॉर्डर गार्ड बनना चाहता हूँ, किन के सोल्जर के रूप में, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनिमीज को बैटलफील्ड में मारना ड्यूटी है और मैं मिलिट्री मेरिट और टाइटल चाहता हूँ फेमस होने के लिए। और वो ये सब बातें जनरल की आंखों में देखकर बोल रहा होता है, जिससे जनरल भी थोड़ा इम्प्रेस होते हैं। अपने एमसी की बॉर्डर गार्ड की बात सुनकर पीछे मौजूद बंदे भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर जनरल उससे बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? अपना एमसी बोलता है, लीजिया विलेज झाओकी। ये सुनकर जनरल वहाँ से जाते हुए उससे बोलते हैं, अच्छा झाओकी, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर वो ऊपर आने के बाद झाओकी से बोलते हैं, लाइन से बाहर निकलो और वहाँ जाओ और मिलिट्री प्लेट बनने का इंतजार करो। ये सुनकर वो भी मान जाता है और वहाँ से जाते हुए सोचता है, कैंप को ज्वाइन करने के बाद ही मैं जनरल मेंग ध्यान से नोटिस हो गया हूँ, मुझे इस रेयर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा और इसका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। फिर हमें रात में उन लोगों के कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झाओकी बैठा हुआ होता है और अपने उसी जेट पेंडेंट को देखते हुए सोचता है, अगला काम है वॉर में जाने का इंतजार करना, पेटल 6 कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करने का, द ट्रेंड एनिमीज को किल करके अपग्रेड करने की अपॉर्चुनिटी को रिसाइज करना, मैं वर्ल्ड की मार्शल आर्ट्स के टॉप पर एसेंड कर सकता हूँ। तभी उसके कैंप में कुछ बंदे इंटर करते हुए उसे आवाज देते हैं, जिसे सुनकर वो उधर की ओर देखते हुए उन लोगों से बोलता है, तुम लोग इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद वो बंदे उससे बोल रहे होते हैं, ब्रदर की हम सभी ने भी डिसाइड कर लिया है। ये सुनकर वो हैरानी के साथ बोलता है, क्या डिसाइड कर लिया? वो बंदे बोलते हैं, हम 9 लोग कमिंग ईयर में आपको फॉलो करेंगे। ये सुनकर वो उन लोगों से बोलता है, अब मुझे ये मत कहना कि तुम लोगों ने बॉर्डर गार्ड बनने का चूज कर लिया है। वो बंदे भी बोलते हैं, हाँ हमने बॉर्डर गार्ड्स बनने का चूज किया है। उसकी ये बातें सुनकर झाओकी उससे बोलता है, तुम बैटलफील्ड में मरने के लिए बहुत डिस्परेट हो। उसकी बातें सुनकर वहाँ पर बंदे बोल रहे होते हैं, ब्रदर की के पास बहुत सारे आइडिया है छोटे से बड़ा होने के लिए, दूसरे प्लेस पर बुली होने से, तो अच्छा है कि हम लोग आपको फॉलो करें। हम ब्रदर की के साथ ही रहेंगे और उनके साथ बैटलफील्ड में मरेंगे। जब तक हम लोग आपको फॉलो करेंगे हमें बैटलफील्ड में मरने का कोई भी डर नहीं होगा। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और सोचता है, ये सब भी अकेले रहने से डरते हैं, तो उन्होंने एक साथ बॉर्डर गार्ड को चूज करा। ये सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी इनके साथ ही रहूंगा और मरूंगा। और फिर वो उनकी बातों के लिए मान जाता है। फिर उसका सिस्टम अचानक से ओपन हो जाता है, जिसमें लिखा होता है, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है तो मैं तुमको इजी वे में समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि मिलिट्री रैंक का प्रमोशन करने पर इसे रिवॉर्ड मिलेगा। ये देखकर वो सोचता है, फाइनली सिस्टम के पास एक और मिशन आ गया। तभी उसके पास खड़ा बंदा उसे होश में लाते हुए उससे बोलता है, ब्रदर की आप क्या सोच रहे हो? ये सुनकर झाओकी उनसे बोलता है, मैं अभी तो कुछ भी नहीं कह सकता, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो? जिसका जवाब देते वो बंदे भी हाँ बोलते हैं। फिर झाओकी उन लोगों से बोलता है, वेल फिर हम सब लोग एक साथ में आगे बढ़ेंगे, हम सब भाई हैं जो कि बैटलफील्ड में एक साथ जिएंगे और मरेंगे। कल बूट कैंप में ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है, जितना पॉसिबल हो सके मैं मिलिट्री पोस्ट लूंगा और अगर मैं कमांडर के तौर पर अपॉइंट होता हूँ तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लूंगा। फिर वो एक बंदे से बोलता है, ये भी अच्छा होगा कि अगर तुम भी मिलिट्री पोस्ट लो, जिसके लिए वो बंदा भी मान जाता है। फिर वो सब लोग आराम करने के लिए अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में झाओकी को दिखाया जाता है, जो कि लेटे लेटे सोच रहा होता है, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए लेट नाइट का एडवांटेज लेना चाहिए। फिर वो कल्टीवेशन पोजीशन में बैठते हुए सोचता है, इस टाइम पर मेरे पास ऑलरेडी डिजिटल फिजिक है, एनिमीज को किल करके एक्सपीरियंस को गेन करके अपग्रेड करने के एडिक्शन में कुंफू को प्रैक्टिस करना भी इंटरनल फोर्स को इंक्रीज करेगा। फिर वो अपने स्टेट्स को देखते हुए सोचता है, फंक्शन मेथड संडे को चलती है, जो कि स्लीपिंग से अलग नहीं है। एक रात में इंटरनल फोर्स 20% बढ़ गया है, ज्यादा नहीं है लेकिन बढ़ा तो सही। लेकिन तभी बाहर से उसे कुछ आवाजें आती हैं, जो सुनकर वो अपने पास सोए एक बंदे को उठाता है। उठते साथ ही वो बंदा उससे बोलता है, ब्रदर की अभी तक सुबह भी नहीं हुई है तो आप क्या कर रहे हो? झाओकी उससे बोलता है, क्रैब को कट करो और जाकर दूसरों को उठाओ। ये सुनकर वो बंदा भी थोड़ा हैरान होता है और उसकी बात मानते हुए वहाँ से जाने लगता है। इधर अपनी शॉट को देखकर झाओकी सोचता है, बूट कैंप पर पहला दिन इतना इजी भी नहीं होने वाला। जब तक तुम बैरैक्स में अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें मिलिट्री कमांडर की
रैंक मिलेगी। तो वेटरन्स रिक्रूट्स को एक अच्छी शुरुआत के लिए कुछ न कुछ तो देंगे। हालांकि आर्मी के हेड सिर्फ 5 सोल्जर्स है, लेकिन जब तक हम 9 आर्मी चीफ की पोजीशन ले लेंगे, टोटल 45 सोल्जर इवन बैटल में, लेकिन एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। फिर हमें उनके कैंप के बाहर कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो अब की आपस में बात कर रहे होते हैं। इनके अंदर जाओ और उन्हें कुछ सिखाओ तो वो लोग जानेंगे कि बैरक्स में रुकने का क्या मीनिंग है। उसकी बात सुनकर उसके पीछे मौजूद एक बंदा उससे बोलता है, डोंट वरी, हम इन्हें अच्छा लेसन सिखाएंगे। और वो ये कहने के साथ ही अंदर इंटर करने लग जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कमांडर और एक बंदे को। कमांडर उस बंदे से बोलते हैं, वहाँ अंदर बैरक में कौन गया है? ये सुनकर वो बंदा बोलता है, जनरल वो वूफू और उसके लोग हैं। ये सुनकर जनरल थोड़ा सीरियस होते हुए बोलते हैं, ये वेटरन्स का ग्रुप ये कभी नहीं सुधरेंगे। तुम जाओ और उनको वार्न कर दो, ज्यादा मत मारना, न्यू रिक्रूट्स को सिखा दो, स्केल पर अटेंशन देना और कैजुअलिटीज ना करे, जिसके लिए वो बंदा भी मान जाता है। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक बंदे को जिसके मुंह पर लात पड़ गई होती है, और ये लात होती है झाओकी की, जो कि वहाँ पर आए उन बंदों को कूट रहा होता है, और वो उनके मेन बॉस को ही कूट रहा होता है। और हम देखते हैं उसके साथी भी बाकी के बंदों को भी कूट रहे होते हैं। फिर वहाँ पर आए उन बंदों में से एक उनके लीडर को बोलता है, यहाँ कुछ तो गलत है, इस साल के रिक्रूट्स कुछ ज्यादा फियर्स नहीं है। तभी वो झाओकी की तरफ उंगली पॉइंट आउट करते हुए उससे बोलता है, तुम लोग मैं बिलीव नहीं कर सकता, तुम्हें वेटरन्स को मारा, तुम में मिलिट्री डिसिप्लिन के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। फिर झाओकी उस बंदे से बोलता है, तुम कुछ लोग डंडों के साथ किस तरह के मैसेज देने के इंटेंशन से आए हो? दूसरा बंदा बोलता है, फॉर्चुनेटली ब्रदर की ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली थी। ब्रदर्स इस बार हम भी इन्हें एक लॉन्ग लेसन देंगे, गाइस लेट्स गो। और ये कहने के साथ ही वो सभी उन बंदों पर टूट पड़ते हैं। तभी वहाँ पर दूसरे सोल्जर्स अनाउंसमेंट करते हैं और बोलते हैं, सभी लोग गैदर हो जाओ। उनकी बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और उन लोगों के बीच से कमांडर चलते हुए जा रहे होते हैं। एक बंदा दूसरे से बोलता है, ये वेटरन्स का ग्रुप, इन्हें बस न्यू रिक्रूट्स को बुली करना ही आता है। तभी कमांडर की नजर एक और जाती है और वो थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने से वो वेटरन्स आ रहे होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उनको देखकर कमांडर बोलते हैं, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? उन लोगों को देखकर एक बंदा बोलता है, ऐसा लगता है कि इस बार रिक्रूट्स घायल नहीं हुए हैं, ये तो पहली बार है कि वेटरन्स को रिक्रूट्स ने सबक सिखाया है। तभी कमांडर उनसे बोलते हैं, तुम लोगों पे लानत है, चलो जाओ लाइन में लगो। उनकी बात सुनकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कमांडर वहाँ पर मौजूद लोगों से बोलते हैं, किसने ये किया? उनकी बात सुनकर झाओकी आगे बढ़कर कमांडर को ग्रीट करते हुए बोलता है, वो मैं था। उसको देखकर कमांडर बोलते हैं, ओह तो ये तुम हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो उनमें से एक हो ना जो कि बॉर्डर गार्ड को ज्वाइन करेगा? झाओकी बोलता है, वो मेरे सबऑर्डिनेट है। फिर कमांडर बोलते हैं, अच्छी बात है, तो मुझे इसके बारे में बताओ कि तुमने क्या किया? उनकी बात सुनकर झाओकी बोलता है, जनरल एनिमी ने हम पे अटैक करने के इंटेंशन से एंटर करा। उस वक्त मैं और मेरे ब्रदर्स आराम कर रहे थे, तो मैंने मेरे ब्रदर्स को लीड करा उनसे फाइट करने के लिए। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। आसपास लोग बात कर रहे होते हैं, रिक्रूट्स तो डेस्परेट है और उन्होंने जनरल पेंग को ऑफेंड करने की हिम्मत करी। इधर कमांडर सोच रहे होते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जनरल मेंग ने इस बंदे पर ध्यान दिया और मुझे इस पर नजर रखने को कहा। फिर कमांडर हंसने लगते हैं और पलटते हुए बोलते हैं, तो ऑल राइट। फिर वो वहाँ पर पड़े हुए कुछ बॉक्स पर खड़े होते हुए बोलते हैं, एनिमी बैरक्स में आ गए थे और एक बढ़िया बंदे ने अपने ब्रदर्स को फाइट बैक करने के लिए लीड किया। फिर जनरल वहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए बोलते हैं, मैं जनरल पेंग जुआंग इस नई बटालियन का इंचार्ज हूँ जिसका ऑर्डर जनरल मेग ने दिया है। आज तुमने याद किया द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो वेटरन्स हिट बैक करने में फेल हो गए, वो उनकी इनकैपेबिलिटी है। और फिर वो झाओकी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं, हमें इस तरह के वुल्फ की जरूरत है बैटल फील्ड में, ये मौत के करीब होगा। अगर तुमने एनिमी को कोई भी चांस दिया तो तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फिर एक बंदा झाओकी से बोलता है, ब्रदर की आप जनरल पेंग से प्रेज्ड हो गए। अपना एम्स उससे बोलता है, चिंता मत करो, खेल तो भी शुरू हुआ है। फिर जनरल चिल्लाते हुए बोलते हैं, झाओकी ऑर्डर्स को फॉलो करो। झाओकी भी बोलता है, सबऑर्डिनेट हाजिर है। फिर जनरल उससे बोलते हैं, आज तुमने सिचुएशन को समझा और वापस काउंटर करा, जो कि किन डायनेस्टी में हमारे मिलिट्री बैरक्स का फर्स्ट एग्जांपल है। मैं तुम्हें आज से एक्टिंग टून चीफ की पोजीशन पर प्रमोट करता हूँ। उसका कोई भी रिस्पॉन्स ना पाकर कमांडर उससे बोलते हैं, झाओकी तुम कोई भी ऑर्डर्स क्यों नहीं ले रहे हो? क्या तुम चीफ नहीं बनना चाहते? झाओकी उनसे बोलता है, जनरल बूट कैंप में ऐसी कौन सी हाईएस्ट रैंक है जो कि एक रिक्रूट अचीव कर सकता है? उसकी ये बात सुनकर सभी रिक्रूट्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं।
जनरल उससे बोलते हैं जाओ कि तुम ज्यादा बड़े नहीं हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा थॉटफुल हो, क्या चीफ ने अभी भी तुमको सेटिस्फाई नहीं किया है? जनरल के साथ आया हुआ बंदा जाओकी से बोलता है न्यूबी ज्यादा एरोगेंट मत बनो। फिर जाओकी खड़े होते हुए बोलता है जनरल एक सोल्जर जो कि जनरल नहीं बन सकता वो अच्छा सोल्जर नहीं होता, मैं जाओकी नेचुरली जनरल बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर जनरल जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर उससे बोलते हैं तुम एरोगेंट हो लेकिन मुझे तुम्हारी एरोगेंसी पसंद आई। किन डायनेस्टी मिलिट्री मेरिट्स के बेस पर टाइटल्स देती है, मैं तुम्हें आज एक चांस दूंगा, अगर तुम्हारे पास करेज होगा तो मैं तुम्हें बटालियन में सबसे हाईएस्ट रैंक दूंगा। उनकी बात सुनकर जाओकी भी तैयार होते हुए बोलता है ये डील रही, जनरल अपना सवाल पूछो। फिर जनरल सभी गार्ड से बोलते हैं गार्ड्स ऑर्डर सुनो और मार्शल आर्ट स्टेज पे जाओ। और यहाँ पर थोड़ा सा सीन कट है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। फिर हम देखते हैं जनरल का ऑर्डर सुनने के बाद सभी गार्ड्स जाओकी पर अटैक कर देते हैं। जाओकी उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पे काउंटर अटैक कर रहा होता है, अपने लात घुसों से डिफेंस और अटैक करता है। बेसिकली उसकी पावर सभी गार्ड्स से ज्यादा होती है और वो ऐसा करते करते सभी गार्ड्स को हरा देता है। उसकी ये ताकत को देखकर जनरल भी थोड़ा हैरान होते हैं। सारे रिक्रूट्स ये सब फाइट देखकर बोल रहे होते हैं ब्रदर की तो बहुत पावरफुल है, वो जब छोटे थे तब से ही वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में वो फाइट में इतने अच्छे थे? फिर जनरल का सबऑर्डिनेट उनसे बोलता है जनरल ये जाओकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सभी बंदे उससे बोल रहे होते हैं तुमने ये मूव कहाँ से सीखे, ये कितना अमेजिंग था। फिर जनरल बोलते हैं प्रोमिस जो मैंने अभी अभी तुमसे करा था वो चेंज नहीं होगा और यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ के विटनेस है। आज से जाओकी सेंटूरियन पर प्रमोट करता हूँ, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? जाओकी की इस अचीवमेंट के कारण सभी लोग उसके नारे लगाने लगते हैं। फिर वो जनरल के सामने ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है थैंक यू जनरल चैंग। यहाँ पर ट्रांसलेशन में वापस से मिस्टेक आ गई क्योंकि वहाँ पर पेंगे और यहाँ पर चेंगे। उसका ये मिशन कंप्लीट करने के कारण सिस्टम भी उसको रिवॉर्ड में की टॉनिक पिल देता है जो कि एक येलो ग्रेड की मीडियम ग्रेड की बूस्टर पिल है। फिर वो सिस्टम में देखते हुए सोचता है ऐसा लगता है कि जितनी हायर मिलिट्री रैंक रहेगी उतना हायर सिस्टम का रिवॉर्ड रहेगा, मार्शल आर्ट स्किल्स और एलेक्सर के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर जनरल उनके सबऑर्डिनेट से बोलते हैं इस मैटर को जल्द से जल्द जनरल मेंग को रिपोर्ट कर दो, जिसके लिए वो बंदा भी मान जाता है। फिर हमें अगले सीन में जियांग यांग झांगटियान पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ का किंग खड़ा होता है। उनके पास एक बंदा आते हुए उनसे बोलता है योर मैजेस्टी योंगचेंग कैंप से मेंगटियान की रिपोर्ट आ गई है। तभी राजा का मंत्री उस रिपोर्ट को लेते हुए उससे बोलता है किंग ने उसे बहुत टाइम से नहीं देखा है। फिर उस लिस्ट को लेकर किंग उनके मंत्री से बोलते हैं लीशी यू लियाओ झेंग फेंग यांग जियान और मेंगी को यहाँ पर समन करो, जिसके लिए वो बंदा भी मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पीछे से किंग बोल रहे होते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग है क्योंकि शेंग रूलर्स ने लॉ को चेंज कर दिया है, किसी ने भी बैररेक वार्निंग को नहीं तोड़ा, लेकिन एक नए सोल्जर जिसका नाम जाओकी है उसने काउंटर अटैक करा और यहाँ तक कि 10 वेटर्न्स को उसकी खुद की स्ट्रेंथ से बीट किया और यहाँ तक कि चीफ की रैंक पर प्रोमोट हो गया। आई होप कि मेंगटियान मिस्टेक नहीं कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो बच्चा किंग में एक अच्छा फ्यूचर बना सकता है। फिर वहाँ पर वो मंत्री आ जाता है और किंग से बोलता है योर मैजेस्टी वांग जियांग और उनकी लॉर्डशिप यहाँ पर आ चुकी है। फिर वो लोग किंग से बोलते हैं मैं यहाँ पर किंग को मिलने आया हूँ जिसने मुझे यहाँ पर लेट नाइट को समन किया है। किंग उनसे बोलते हैं जो काम मैंने तुम्हें असाइन किया है तुम उसमें कैसा कर रहे हो? ये सुनकर झेंगुओ उनसे बोलता है मैजेस्टी यहाँ पर वाटर की एक एंडलेस स्ट्रीम है, येलो रिवर को स्टेबलाइज करने के लिए ग्रेट कैनल से। फेंग क्वीजी बोलता है माय लॉर्ड शोंगडोंग में हम इतने सालों से वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं और अब हमारे पास इनफ खाना और पानी है हमारे मिलियंस सोल्जर के लिए और वो भी 2 सालों के लिए। फिर लीशी वहाँ पर बोलता है आर्मी के सारे वेपन्स अच्छे हैं तो ये वर्ल्ड को इलिमिनेट करने के लिए किन के लिए सफिशिएंट है। वांग जियांग बोलता है योर मैजेस्टी हमारे पास योंगचेंग में 3 लाख ट्रूप्स है, 3 लाख तियान कैंप में और 3 लाख गू कैंप में। जब किंग अपना ऑर्डर देंगे सारे सोल्जर्स किन एम्पायर के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये सब बात सुनकर किंग उनकी तारीफ करते हुए बोलते हैं मुझे आज रात अचानक से एक आइडिया आया, मैं हान को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर वीवी बोलता है क्या किंग हान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? किंग बोलते हैं हाँ हान को डिस्ट्रॉय करने से ही हमारे पास ईस्ट में एक लैंड होगी। फिर वीवी बोलता है योर मैजेस्टी वाइस है हान शेंगडोंग में सबसे वीकेस्ट कंट्री है जिसमें 1 लाख से बस कुछ ही ज्यादा लोग हैं, बची एक बात तो वो कौन पर्सन है जो कि हान को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर किंग उसे एक स्क्रॉल देते हुए उससे बोलते हैं पहले तो मैं उस कैंडिडेट के बारे में सोच
रहा था जो हान को डिस्ट्रॉय करेगा, और सडनली मुझे ये रिपोर्ट मिली और ये बात क्लियर हो गई। उस रिपोर्ट को लेते हुए वीवी बोलता है, क्या किंग चाहते हैं कि जनरल मेंग तियान हान को डिस्ट्रॉय करे? जवाब में किंग हाँ बोलते हैं। इधर हम झाओकी को देखते हैं जो कि दूसरे सोल्जर्स के साथ में फाइट कर रहा था। वो सोचता है ऐसा लगता है ये लास्ट नाइट मेरी प्रैक्टिस बेकार नहीं गई, और वो तेजी से सभी सोल्जर्स के अटैकों को डोज कर रहा होता है और उन सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है। और इधर हम देखते हैं एक बंदा किंग के सामने ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है, योर मैजेस्टी, क्या ये सही है उस एक न्यू रिक्रूट के कारण यह डिसीजन? उसकी बात का जवाब देते हुए किंग बोलते हैं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं उस पर्सन में कुछ वेरिएबल्स देख रहा हूँ। ये सुनकर वो हैरानी के साथ बोलता है, वेरिएबल्स? किंग बोलते हैं, तुम्हारी फिफ्थ डोम ली के विलेज में है ना? वो बंदा बोलता है हाँ, और मेरी यंगेस्ट डॉटर उस जगह पर रह रही है। इधर हम देखते हैं किंग को जो कि बोलते हैं वर्ल्ड को डोमिनेट करने का बैटल हान के डिस्ट्रक्शन से शुरू होगा। फिर हमें आधे महीने बाद योंगचेंग कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल मेंग सारे रिक्रूट से बोलते हैं, आज के दिन रिक्रूट ट्रेनिंग का आधा महीना हुआ जो कि नेशंस और वर्ल्ड से लड़ेगा। ये सब सुनकर वो सभी भी जोश में हाँ बोलते हैं। तभी जनरल एक स्क्रोल को बाहर निकालते हुए उनसे बोलते हैं, मैं मेंग तियान, जनरल ऑफ द योंगचेंग कैंप, मैं तुम्हें एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर हूँ। उस स्क्रोल को देखकर एक बंदा बोलता है, ये तो किंग का मैसेज है। ये सुनकर झाओकी सोचता है, ग्रेट, क्या इसका मतलब है कि किंग शी हुआंग किंगडम्स के अगेंस्ट में अपनी चाल चल रहे हैं? और फिर वो सिस्टम में अपनी प्रोफाइल देखते हुए सोचता है, इस आधे महीने में की बूस्टिंग पिल पर रिलाई होकर मैंने 2 लेवल्स बढ़ा ली है। स्ट्रेंथ भी टाइम पर बढ़ती रही है, जब तक कि बैटलफील्ड में सक्सेस को बिल्ड करने के लिए एनिमी को किल करने से एक्सपीरियंस की स्ट्रेंथ एकदम रॉकेट की तरह बढ़ी है। फिर उस स्क्रोल को पढ़ते हुए जनरल मेंग बोलते हैं, किंग ऑफ द किन ने ये कहा है कि चूंकि द झाओ डायनेस्टी का डिवीजन वेसल्स एंडलेसली फाइट कर रहे हैं और दुनिया के लोग चाउस में हैं, वर्ल्ड अनसेटल्ड है, वॉर अनसेटल्ड है, और उन्होंने ये डिटरमाइन किया है कि वो किंगडम्स को डिस्ट्रॉय करके इस वर्ल्ड को सेटल करेंगे और इस वर्ल्ड में पीस लाएंगे। ऑर्डर है कि जनरल मेंग वू जो कि योंगचेंग कैंप से है 2 लाख ट्रूप्स को लीड करके ईस्ट में जाकर हान पर अटैक करेंगे। ये सुनकर दूसरे बंदे तो थोड़े हैरान होते हैं। इधर अपना एमसी सोच रहा होता है, हान, ऐसा लगता है कि ये सच में कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का बैटल है। फिर जनरल मेंग बोलते हैं, आधे घंटे में मेरी बटालियन योंगचेंग से निकलेगी, हम ईस्ट में जाएंगे हान को कॉन्कर करने के लिए। कमांडर बोलते हैं, क्या तुम हान से डरते हो? हान के बॉर्डर में घुस जाओ और उनके कैंप को तोड़ दो। फिर हम देखते हैं उनकी सेना हान की तरफ निकल जाती है और हमें बताया जाता है 10 दिन से भी कम समय में किन आर्मी ने फ्रंट में मूव करा और हानग्यू पास पर अटैक करने के लिए 3 लाख ट्रूप्स को जनरल वांग जियांग द्वारा लीड किया गया, एक बैटल लाइन हान के अगेंस्ट में। और इसी के साथ हम देखते हैं जनरल पेंग अपने ट्रूप्स को भी लेकर आ जाते हैं जिसमें झाओ की भी होता है। वो उन लोगों से बोलते हैं, इस टाइम मैंने जनरल मेंग से कहा है वैनगार्ड के रूप में 3000 आदमियों को लेना और हान पे सरप्राइज अटैक करना और पहले हान में इंटर करना। बैटलफील्ड में न्यू सोल्जर्स और वेटर्न्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, तो लाइन से बाहर मत जाना और फॉर्मेशन को मैशअप मत करना, जिसके लिए वो सभी भी मान जाते हैं। फिर झाओ की एक बंदे से बोलता है, ली किंग हान बॉर्डर आ ही गई है, जाके ब्रदर्स को बता दो मेरे पास रहकर मुझे फॉलो करे और मेरी सभी कमांड्स को सुने, जिसके लिए वो बंदा भी मान जाता है। और हम देखते हैं उनकी पूरी आर्मी हान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और इसी के साथ शंखनाद हो जाता है। और इधर हम हान के बेस कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए आकर उसके जनरल से बोलता है, जनरल बहुत बुरी खबर है, किन आर्मी आ रही है। ये सुनकर वो जनरल भी पूरी तरह से घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, क्या किन आर्मी झाओ पर अटैक नहीं कर रही थी? वो बंदा बोलता है, हाँ ये सच है, हम अब ऑलरेडी फ्रंट लाइन में आ गए हैं। फिर जनरल उस बंदे से सभी सोल्जर्स को रेडी होने के लिए बोल देते हैं और इधर हम देखते हैं किन आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया होता है। और इधर हम देखते हैं किन आर्मी के एक बंदे को तीर लगता है। हान की सोल्जर्स भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात से किन आर्मी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इधर हम झाओकी को देखते हैं जो कि एक बंदे से बोलता है, मेरे पीछे रहो, मैं एरोस को ब्लॉक करूंगा, ली किंग मेरे साथ चलो और रश करो, पहले हम आर्चर्स को संभालेंगे, जिसके लिए ली किंग भी मान जाता है और फिर वो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं झाओकी ने एक बंदे को मार दिया होता है और वो ऐसे करते करते दूसरे सोल्जर्स को भी मारने लगता है। ऑर्डिनरी एनिमीज को किल करने के कारण उसको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। इधर उसको देखकर जनरल बोलते हैं, ये बच्चा तो बहुत बहादुर है, मौत से तो बिल्कुल भी नहीं डरता। इधर हम देखते हैं झाओकी के पास में हान के और सोल्जर्स आ गए होते हैं, लेकिन झाओकी अपने घोड़े से नीचे उतरते हुए उन बंदों पर अटैक
करते हुए बोलता है, पावर, स्ट्रॉन्ग होना, मैं ये सब चाहता हूँ। आज मैं एनिमी को मारूंगा और मेरिट लूंगा जिससे मुझे टाइटल मिलेगा। और वो कहते ही अपनी स्वॉर्ड को तेजी से स्विंग करता है जिससे वो बहुत सारे सोल्जर्स को एक ही बार में मार देता है। तभी उसके पीछे एक और सोल्जर आ जाता है जिसको देखकर वो उसे भी निपटा देता है। इधर हम देखते हैं उसकी इस स्ट्रेंथ को देखकर हान के सोल्जर्स भी थोड़े हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, इस बंदे की स्वॉर्ड इतनी शार्प कैसे है। जाओ कि उन दोनों से बोलता है, तुम सब साथ में आ जाओ। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं। जाओ की भी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हमें उन लोगों के भाले कटे हुए दिखाए जाते हैं। इसका मतलब झाओकी ने उन सभी को मार दिया है। और आगे बढ़ने से पहले सॉरी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, लेकिन थैंक यू मांगा मैक्स किंग, आदित्य कुमार एंड रजत भाटी डीमन मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। एंड थैंक यू एनिमे इंडियन वाईटी डीमन गॉड मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद थैंक यू आईएनडी राइडर 969 डीमन लॉर्ड मेंबरशिप को रीजॉइन करने के लिए। तुम लोगों से मिले इसी चंदे के कारण मेरा गुजारा बसारा चल जाता है। तो जिसको भी मेंबरशिप को ज्वाइन करना है तो यहाँ नीचे सब्सक्राइब के पास में तुमको ज्वाइन बटन दिख गया होगा, तो उसको क्लिक करके तुम ज्वाइन कर सकते हो। रेट वैसे बहुत ही कम है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। फिर हम थोड़ी देर बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पर झाओकी ने हान के जनरल को मार दिया था और वो हान के सोल्जर्स को जनरल का सिर दिखाते हुए उनसे बोलता है, मैंने तुम्हारे मेन जनरल को मार दिया है। जो कोई भी अपने हथियारों को डालकर सरेंडर कर देगा हम उनकी जान को बख्श देंगे। जनरल को मरे हुए देखकर हान के सिपाही भी थोड़े हैरान होते हैं और वो झाओकी के कहे अनुसार अपने अपने हथियार डालकर उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, जिसके कारण किन डायनेस्टी की सेना ये वॉर जीत जाती है। और इधर जनरल पेंग भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। वो झाओकी की तारीफें करते हुए बोलते हैं, मैं इस बच्चे के बारे में बिल्कुल सही था। और जनरल मेंगटियान भी इसके बारे में सही थे। इधर झाओकी को सिस्टम रिवॉर्ड्स देता है जहाँ पर उसे लाखों लोगों की रेपुटेशन मिली है और रेपुटेशन मिलने के कारण उसे रेपुटेशन रिवॉर्ड मिलता है जिसको ओपन करने के लिए उसे अपने 1000 मार्शल आर्ट्स प्रमोशन पॉइंट को यूज करना होगा, जिससे उसकी मार्शल आर्ट लेवल बढ़ जाएगी। और एनिमी को किल करने के कारण 10,000 लोगों को एक्सपीरियंस मिला और 500 लोगों को हाई क्वालिटी येलो रैंक प्रोटेक्टर आर्मर और एक क्यूआई टॉनिक 10 पिल की बोतल मिली। ये सब देखकर वो भी खुश होता है। फिर जनरल वहाँ पर आकर उसको बोलते हैं, लड़के तुमने हान पर अटैक करते समय अपनी पहली अचीवमेंट प्राप्त कर ली है। फिर वो अपने घोड़े से नीचे उतरकर उससे बोलते हैं, जाओ की फॉलो ऑर्डर्स। ये सुनते साथ ही वो जनरल को ग्रीट करते हुए बोलता है, सबऑर्डिनेट हाजिर है। फिर जनरल बोलते हैं, आज तुमने एनिमी के जनरल को मारा है और हान के फर्स्ट मेरिट से मैं तुम्हें 1000 जनरल पर प्रमोट करता हूँ। तुम 3000 न्यू सोल्जर्स को कमांड करोगे, जिससे झाओकी भी खुश हो जाता है। फिर जनरल उसे खड़ा करते हुए उससे बोलते हैं, जनरल की अथॉरिटी के अंदर तुम थाउजेंड्स ऑफ पीपल में प्रमोट हो गए हो। मैं किसी को भेजूंगा जनरल मेंग को तुम्हारी सर्विस के बारे में बताने के लिए। झाओकी की अचीवमेंट के कारण उसके सबऑर्डिनेट्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं झाओकी एक जगह पर अकेला बैठा होता है और उसने अपनी सिस्टम विंडो को खोल रखा था और वो वहाँ पर अपग्रेड के बटन पर दबा देता है, जिससे उसके स्टेट्स अपग्रेड हो जाते हैं। जो देखकर वो बोलता है, ओह तो मैं अपने बेसिक स्वॉर्डमैनशिप के लेवल को भी अप कर सकता हूँ। और ऐसे ही उसकी स्वॉर्डमैनशिप अपग्रेड हो जाती है। वो सोचता है जो सबसे ज्यादा बेसिक चीज होती है वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मैं इस फाउंडेशन को प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर लेता हूँ तो मैं फ्यूचर में स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर पाऊंगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए सोचता है, जब तक कि मैं बेसिक कल्टीवेशन को परफेक्शन पर पहुंचा देता हूँ उसके बाद मैं स्ट्रॉन्गर स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करके उसे और पावरफुल बना दूंगा। इधर हमारा सीन जनरल मेंग की तरफ शिफ्ट होता है जो कि एक दूसरे जनरल के साथ खड़े होते हैं। वो दूसरे वाले जनरल बोलते हैं, पेनजुआन की कमांड के अंदर जो वेनगार्ड ट्रूप्स है वो एनिमी फोर्स के साथ में एंगेज हो गई है। जनरल मेंग बोलते हैं, ये सरप्राइज बैटल हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड था, तो क्या वो इतने छोटे नंबर के साथ में जीत सकते हैं? तभी उनके पास में एक सोल्जर आते हुए बोलता है, हान बॉर्डर से एक मिलिट्री रिपोर्ट आई है। जो सुनकर जनरल मेंग बोलते हैं, इतनी जल्दी? लाओ मुझे दो। फिर वो उस रिपोर्ट को खोलकर देखते हैं। तभी वो दूसरे वाले जनरल उनसे बोलते हैं, आखिर बैटल की क्या हालचाल है? फिर उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जनरल मेंग बहुत हैरान होते हुए उस रिपोर्ट को दूसरे वाले जनरल को देते हुए बोलते हैं, हमारी आर्मी ने हान बॉर्डर को 1000 से भी कम लोगों के साथ में हरा दिया है और 10,000 से भी ज्यादा हान ट्रूप्स को कैप्चर कर लिया है। उनका ये एक्सप्रेशन देखकर वो दूसरे वाले जनरल बोलते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तभी जनरल मेंग बोलते हैं, उसने अकेले ही 196 एनिमीज को मार दिया है और उसने 10,000 हान के बॉर्डर जनरल्स को भी मारा है उसके खुद के हाथों से। किंग सही थे, वो सच में एक चेंज है। दूसरे जनरल बोलते हैं, त्यान तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जनरल मेंग बोलते हैं, झाओकी एक नया
रिक्रूट। इधर हम देखते हैं किंग के पैलेस को, जो कि रिपोर्ट को पढ़ते हुए बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं एक पर्सन ने 196 पीपल को पर्सनली मार दिया है और एनिमीज के मेन जनरल को भी मारा है और एनिमी को भी फोर्स करा है सरेंडर करने के लिए, और वो बंदा है झाओकी। उसने मुझे निराश नहीं किया है। किंग की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरानी के साथ बोलते हैं, क्या एक अकेले इंसान ने 196 लोगों को मारा है? ये बंदा तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो तो सिर्फ कुछ महीनों से ही आर्मी में है और उसने इस अचीवमेंट को अचीव कर लिया है। फिर लीशी आगे बढ़ते हुए किंग को कांग्रेचुलेट करता है, जो देखकर किंग उससे बोलते हैं, लीशी मैं उसे इस वॉर अचीवमेंट से क्या रिवॉर्ड दूं? जो सुनने के साथ वो बोलता है, इस मेरिट के साथ एटलीस्ट 9 टाइटल्स पर प्रमोट कर दिया जाना चाहिए और जो टाइटल देना चाहिए वो होगा 5000 जनरल्स एंड 1000 मूव ऑफ लैंड। लेकिन ये किसी नई रिक्रूट के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? फिर वो एक और देखते हुए बोलते हैं, लेफ्टिनेंट्स के वर्ड डिफरेंट है, चूंकि शेंग रूलर्स पास्ट में चेंज हो गए थे। हम बिना मेरिट्स के टाइटल को कंफर्म नहीं कर सकते। अगर हम उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स पर उसे रिवॉर्ड नहीं देंगे तो जो सोल्जर्स हमारे किंग के लिए मर गए हैं उनको पीस ऑफ माइंड कैसे देंगे? उनकी बातें सुनकर किंग बोलते हैं, हाँ मिलिट्री मेरिट सिस्टम हमारी कंट्री का कोर है, भले ही वो सिविलियन हो या नोबल, भले ही वो नया सोल्जर हो या पुराना, जब तक कि तुम अच्छी सर्विस दोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। इंपीरियल एडिक्ट को पास कर दो, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। फिर किंग आगे बोलते हैं, झाओकी द एक्टिंग कमांडर ऑफ योंगचेंग कैंप, जिसने 196 एनिमी सोल्जर्स को मारा है और यहाँ तक कि मेन जनरल को भी मारा है और हमारी कंट्री के लिए हान के डिस्ट्रक्शन का फर्स्ट क्रेडिट भी अचीव करा है। आज से झाओकी कॉन्क्यूबाइन के लेफ्ट जनरल के रूप में अपॉइंट होता है और वो द जनरल ऑफ 10,000 मैन के रूप में अपॉइंट होकर 10,000 ट्रूप्स को कमांड करेगा। मैं दुनिया को बता दूंगा कि जो किन डायनेस्टी के लिए काम करेंगे और एनिमी को किल करेंगे उनको इस काम के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। फिर किंग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, इसके अलावा मैं हान की टेरिटरी को 5 महीने के अंदर अंदर अपने कंट्रोल में देखना चाहता हूँ। फिर वो उन लोगों को बाहर कर देते हैं और उनसे बोलते हैं, मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किंग को, जो कि एक पेंटिंग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, विंटर 17 साल हो चुके हैं, अब मैं किंग का किंग बन चुका हूँ, मैं वर्ल्ड को एक कर दूंगा और कोई भी मुझे तुमसे शादी करने के लिए नहीं रोकेगा। लेकिन तुम अभी कहाँ पर हो? इधर हम देखते हैं एक और वॉर के सीन को, जहाँ पर किन डायनेस्टी की आर्मी कई पर तब वॉर कर रही है, जहाँ पर इसके बारे में मेंशन नहीं किया। साथ ही वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे दरवाजा टूट ही नहीं रहा होता। इधर दूसरी साइड के सोल्जर्स अपना डिफेंस और अटैक कर रहे होते हैं। वो एरो से अटैक करते हैं, जो कि किन डायनेस्टी के लोगों को लग भी जाते हैं। लेकिन तभी झाओकी अपने घोड़े के साथ में वहाँ पर एंट्री लेता है और आते साथ ही अपने सामने के सोल्जर्स को बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो अपनी स्वॉर्ड और घोड़े के साथ में कंट्री गेट पर अटैक कर देता है, जिससे वो कंट्री गेट टूट भी जाता है। फिर झाओकी अपने सभी सोल्जर्स को अंदर एंटर करने के लिए बोल देता है और बोलता है, और जो भी सरेंडर करने से मना कर दे उन्हें मार देना और आम लोगों को हर्ट मत करना, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदा झाओकी से बोलता है, ब्रदर की आपको जनरल ने बुलाया है। ये सुनकर वो सोचता है, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, और फिर वो बोलता है, ठीक है मैं आता हूँ। फिर हम देखते हैं झाओकी जनरल मेंग के सामने आ जाता है और उनसे बोलता है, जनरल मुझे आप और दूसरे जनरल से मिलकर खुशी हुई। तभी जनरल पेंग बोलते हैं, मैंने सुना कि तुमने अभी अभी सिटी गेट को ओपन कर दिया है। फिर जनरल मेंग उसके पास आकर उससे बोलते हैं, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है, हान पर इस अटैक से तुमने किन के लिए बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट्स बनाई है, और इनकी बातों से हमें समझ में आ जाता है कि ये अभी भी जहाँ का दया बन के आया है, अरे मतलब जहाँ का दरवाजा तोड़ के आया है वो हान ही था। जनरल की बातों के लिए झाओकी उन्हें थैंक्स बोलता है। फिर जनरल उसे बोलते हैं, झाओकी इंपीरियल एडिक्ट को सुनो। जो सुनते साथ ही वो हैरानी के साथ सोचता है, एक रॉयल एडिक्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि किन शी हुआन मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हैं? फिर जनरल मेंग उस रॉयल एडिक्ट को पढ़ते हुए बोलते हैं, झाओकी द एक्टिंग कमांडर ऑफ द योंगचेंग कैंप, जिसने 196 एनिमी सोल्जर्स को मारा है और इवन उनके मेन जनरल को भी मार दिया है और हान के डिस्ट्रक्शन का फर्स्ट क्रेडिट को भी अचीव किया है। आज से झाओकी को कॉन्क्यूबाइन का लेफ्ट जनरल के रूप में अपॉइंट किया जाता है और
और वो द जनरल ऑफ 10,000 मैन के रूप में अपॉइंट होता है और 10,000 ट्रूप्स को कमांड करता है। ये सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं और जनरल पेंग तो खुश होते हैं। साथ ही हम देखते हैं झाओकी भी खुश होता है और वो सोचता है जैसा कि एक एंशिएंट एम्परर से एक्सपेक्टेड था, उनके पास सच में करेज है। फिर झाओकी इस रिवॉर्ड के लिए एम्परर को थैंक यू बोलता है। जनरल उससे बोलते हैं झाओकी आज से तुम किन डायनेस्टी के 10th लीडर हो और तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे पास 500 पर्सनल गार्ड होंगे। और वो वहां से जाते हुए उससे बोलते हैं और साथ ही तुम अब 10,000 पीपल के जनरल हो, एक सोल्जर से एक जनरल। न केवल तुम में सोल्जर्स को लीड करने के लिए करेज होना चाहिए, लेकिन आल्सो तुम्हारे पास ट्रूप्स को कमांड करने की एबिलिटी भी होना चाहिए। उसको ये सब बातें बताने के लिए झाओकी उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर जनरल मेंग अपनी सीट पर बैठने के बाद उससे बोलते हैं झाओकी 10,000 जनरल चेंग वू कंट्री के लिए मारे गए और उनके सोल्जर्स बैडली डैमेज है, उनमें से सिर्फ 6,000 ट्रूप्स ही बचे हैं। इसके साथ ही तुमने सिटी गेट को भी तोड़ दिया था। मैं किंग को रिपोर्ट देते रहूंगा जिससे तुम्हें क्रेडिट मिलते रहे। फिर झाओकी वहां से जाने से पहले उनको थैंक यू बोलता है और कैंपस से बाहर आते ही बहुत खुश होते हुए सोचता है हे 10 टाइटल्स, इस बार सिस्टम का रिवॉर्ड तो बहुत ही बढ़िया था। फिर वो अपने सिस्टम विंडो को ओपन करता है जहाँ पर उसके अवार्ड्स को सेटल किया जा रहा होता है। उसको रिवॉर्ड में एक 10 स्टोन बो, एक जुआन रैंक मार्शल आर्ट, डिवाइन एरो टेक्निक, गोल्ड सोर मेडिसिन, की टॉनिक, की बूस्टर और ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी होती है। ये सभी रिवॉर्ड्स को देखकर झाओकी सोचता है ये कितना बढ़िया है कि बूस्टर पिल के साथ मैं हाउटियान रियाल्म के 6 लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। टाइटल्स के रिवॉर्ड फिनिश हो चुके हैं और अगला रिवॉर्ड द मिलियन जनरल्स का है, तो चलो अब इसको भी देख लेते हैं। फिर वो उस रिवॉर्ड को भी ले लेता है जिसमें रिवॉर्ड में उसे 988 पॉइंट एडवांस बैटल फॉर्मेशन जो कि आर्मी की ट्रेनिंग के लिए यूज की जाएगी, जिससे आर्मी की पावर बढ़ जाएगी। साथ ही उसे जुआन रैंक हाई ग्रेड मैजिकल ट्रेजर, एक हार्ट मिलता है जिसके साथ फ्यूजन करने से आर्मी को मास्टर करने के एट्रीब्यूट इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे आर्मी की बैटल पावर बढ़ जाएगी। जैसे जैसे होस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मिलिट्री की पोजीशन भी बढ़ती जाएगी। इस रिवॉर्ड को देखकर झाओकी बोलता है ये तो बहुत बढ़िया रिवॉर्ड है। जनरल ट्रेजर के एट्रीब्यूट बोनस के साथ जो आर्मी मेरे कमांड में होगी उनकी बैटल पावर बढ़ जाएगी। फिर वो अपने हाथों में अपनी पावर को महसूस करते हुए बोलता है अब मेरे पास 10,000 लोग हैं और उसके बाद 1 लाख लोग, फिर 1 मिलियन लोग। उस टाइम में इनविंसिबल होऊंगा। और वो वहां से जाते हुए सोचता है हान के जनरल को मारने पर मुझे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिले हैं। मुझे आश्चर्य है कि हान के किंग को मारने पर मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। यानर और मदर तुम देख रही हो ना। फिर हमारा सीन यानर पर शिफ्ट होता है जो कि किसी से जोर से चिल्लाते हुए बोलती है नहीं मैं शादी नहीं कर सकती, इन सालों में आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। आप वापिस आकर मुझे ऐसे इंसान से शादी करने के लिए कैसे बोल सकते जिसे मैं जानती भी नहीं। फिर उसके सामने खड़ा हुआ बंदा उससे बोलता है तुम्हारे माँ बाप के ऑर्डर और मैच मेकिंग से मैं तुम्हारा पर्सनली ध्यान नहीं रखूंगा। ये मेरे फादर के कारण है। अगर ये मेरे फादर के कारण नहीं होता तो तुम उनकी ली फैमिली के विलेज में 10 साल से भी ज्यादा कैसे रह पाती। अगर तुम प्रिंस फूसू से शादी कर लेती हो तो तुम्हारे पास किन की क्वीन बनने की अपॉर्चुनिटी होगी, तो तुम ये क्यों नहीं चाहती। फिर यानर उनसे बोलती है आपकी बेटी आपको बता देती है मेरे पास खुद का दिल है, भले ही मैं एक क्वीन हूँ लेकिन मैं क्वीन नहीं बनना चाहती। फिर उसके सामने वाला बंदा उससे बोलता है जो कि शायद से उसका फादर है लेकिन ये मेरे को कंफर्म नहीं है, क्या तुम किसी को प्यार करती हो। वो तो बस एक आवारा लड़का है, भले ही वो आर्मी में आ गया और अब वो नहीं जानता कि वो कब तक जिंदा रहेगा या कब मर जाएगा, तो तुम उसके लिए वेट क्यों कर रही हो। उनकी बात सुनकर यानर उनसे बोलती है वो नहीं मरेगा, वो वापिस आएगा और मुझसे शादी करेगा। फिर उसके फादर, जो कि मुझे कंफर्म हो गया कि उसके फादर है क्योंकि मैंने थोड़ी आगे की स्टोरी पढ़ ली है, वो बोलते हैं ये मैटर बिना किसी फ्यूचर डिस्कशन के ही डिसाइड हो गया है। जब तुम 17 साल की हो जाओगी तो हम तुम्हें वापिस से जियानयांग में ले आएंगे और तुम्हें रॉयल फैमिली में शादी करनी होगी। तभी यानर पीछे से बोलती है ये इम्पॉसिबल है, मेरे पास ऑलरेडी उसका बच्चा है। ये बात सुनने के साथ ही उसके फादर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तभी यानर उनसे बोलती है फादर अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मेरा बच्चा मरने के बाद घोस्ट बनकर आपको नहीं छोड़ेगा। फिर उसके फादर वहाँ से जाते हुए उससे बोलते हैं हर कोई यहाँ से जियानत्यांग की तरफ मूव करो और इसे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम जिसके लिए वेट कर रही हो
क्या वो वापिस से आएगा? उसके पिताश्री की इतनी ताने भरी बातें सुनकर याना रोते हुए मन में सोचती है, ब्रदर की मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, आपको जल्द ही वापस आना होगा। इधर हम देखते हैं झाओकी को जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग में अपनी फिस्ट का यूज करता है और उस टाइगर फिस्ट के कारण उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल टाइगर बन जाता है। फिर वो थोड़ी देर मेडिटेट करता है, देन उसके स्टेट्स तुम ही देख लो। फिर वो अपने स्टेट्स को देखते हुए बोलता है, प्रमोशन पॉइंट यूज हो चुके हैं, लेकिन जब मैंने हांग वान को मारा था उस वजह से न केवल मैं लेवल 6 पर ब्रेक थ्रू कर गया और हाउटियान रेल्म के 6th लेवल को भी अचीव कर लिया और मुझे ग्रेटर प्रेस्टीज रिवॉर्ड में मिले। और वो सोचता है द इनेट रेल्म इंटरनल फोर्स को ट्रू क्यूआई में ट्रांसफॉर्म करना ये मार्शल आर्ट्स का रियल थ्रेशोल्ड है। तभी उसके पास में उसके सभी सबॉर्डिनेट्स आ जाते हैं जो कि उसके सामने झुकते हुए उससे बोलते हैं, हम जनरल झाओ को क्रिएट करते हैं। उनको अचानक से देखकर झाओकी सोचता है ये मेरे सेम विलेज से ब्रदर्स है और ये मेरे पर्सनल गार्ड बन चुका है, तो ये तो और अच्छी बात है। फिर झाओकी उन लोगों को उठाते हुए उनसे बोलता है, हम सब भाई हैं और अब मैंने किंग के फेवर को भी जीत लिया है और अब मुझे जनरल ऑफ 10,000 मैन का नाम मिला है और अब मेरे पास 500 पर्सनल गार्ड रखने की अथॉरिटी है। लेकिन क्या तुम मेरे पर्सनल गार्ड बनकर मेरे साथ खड़े रहोगे या मेरे कमांड के अंडर आर्मी को सर्व करना कंटिन्यू रखोगे? झाओकी ये बातें सुनकर वो खुश होते हुए बोलते हैं, ब्रदर की हम सब आपको अपनी डेथ तक फॉलो करेंगे। उनकी ये बातें सुनकर झाओकी बोलता है, तो ठीक है, आज से तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, तो नए आर्मी कैंप तक मुझे फॉलो करो 10,000 मैन आर्मी को टेक ओवर करने के लिए, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। फिर झाओकी एक जगह पर पहुंच जाता है जिसकी खबर एक गार्ड वहां पर आते हुए उन सभी को बताता है। फिर तभी झाओकी भी उन सभी के सामने आ जाता है, जिसको देखने के साथ वो लोग उसे ग्रीट करते हुए बोलते हैं, द फाइनल जनरल तू शू झेंग हान, द लास्ट जनरल, हम लोग आपका वेलकम करते हैं जनरल झाओ। उन लोगों को देखकर झाओकी सोचता है, तू शू झांग हान, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों हिस्टोरिकल जनरल्स मेरी कमांड के अंदर के जनरल होंगे। फिर उन दोनों जनरल में से एक जनरल बोलता है, जनरल के इंस्पेक्शन के लिए सभी शार्प मैन गैदर हो जाओ। फिर झाओकी वहाँ पर स्टेज पर खड़े होते हुए सभी से बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये मत पूछना कि इनमें लेडीज कहाँ हैं, मैं झाओकी आज और अभी से तुम्हारा जनरल इंचार्ज हूँ। फ्यूचर में तुम्हारे साथ साइड बाय साइड फाइट करूंगा, किन डायनेस्टी के लिए फाइट करूंगा, अपनी कंट्री के लिए फाइट करूंगा, ये मेरे लिए सम्मान की बात है तुम्हारा जनरल होना। इधर हम देखते हैं जनरल पेंग को जो कि जनरल मैंग से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये आपको क्लेम नहीं लेने देगा, इसने जो अचीवमेंट बनाई है उससे सारे सोल्जर्स कन्विंस है, कोई भी इसकी उम्र के बारे में चिंता नहीं कर रहा है। उनकी बात सुनकर जनरल मैंग बोलते हैं, हाँ, यहाँ तक कि जो पहले के जनरल थे वो भी इसकी तरफ फियरफुल नहीं थे। फिर झाओकी अपना भाषण देते हुए बोलता है, हमने यान चेन में एक ग्रेट वॉर जीती है, लेकिन हान अभी तक सेटल नहीं है। अब जितना भी समय बचा है ट्रेनिंग ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। 2 दिन की छुट्टी के बाद तुम्हें ऑर्डर्स मिलेंगे, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। फिर झाओकी एक जनरल से बोलते हैं, जनरल झेंग, वाउंडेड आर्मी कैंप कहाँ पर है, मुझे वहाँ पर ले चलो, जिसके लिए वो मान जाते हैं। फिर हमें वाउंडेड आर्मी कैंप के और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घायल सोल्जर्स का इलाज चल रहा था। फिर जनरल झेंग झाओकी को वहाँ पर ले आते हैं और उससे बोलते हैं, हमारी आर्मी ने यांगचेंग के अटैक के दौरान बहुत हैवी लॉस को सफर करा है, बैटलफील्ड इंजरीज, अगर हम हमारा बेस्ट भी दे तो हम 1/5 को नहीं बचा पाएंगे, बहुत सारे तो ब्लड के बहने के कारण ही मर गए हैं, अगर हम उनमें लगे शार्प एरो को निकाल देंगे तो हम उनकी ब्लीडिंग को नहीं रोक पाएंगे और मिलिट्री कैंप में फिजिशियंस कप ऑफ वाटर इनफ नहीं है। फिर डॉक्टर वहाँ पर आते हुए उनसे बोलते हैं, जनरल झेंग, हमारे पास ब्लीडिंग को रोकने के लिए इनफ हर्ब्स नहीं है और न ही इनफ स्पिरिट है। जनरल झेंग बोलते हैं, डॉक्टर वू, ये जनरल झाओ है, द जनरल ऑफ द 10,000 मैन। झाओकी की उम्र को देखकर वो डॉक्टर भी बहुत हैरान होता है और बोलता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, जनरल झाओकी तो बहुत यंग है। फिर झाओकी सोचता है, क्या पॉइजन को किल करने के लिए स्पिरिट्स? ऐसा लगता है कि डॉक्टर वू के पास 2 स्किल है और वो ये जानते हैं कि पॉइजन को स्पिरिट से कैसे मारते हैं। फिर झाओकी जनरल झेंग से बोलता है, वहाँ पर पर्सनली जाओ और इनफ व्हाइट क्लॉथ्स, हर्ब्स और स्पिरिट्स डॉक्टर वू के लिए लेके आओ ताकि वो जख्मों का इलाज आसानी से और अच्छे से कर सके, जिसके लिए वो भी मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक और बंदे को जो कि डॉक्टर वू को बुलाते हुए बोलता है, डॉक्टर वू, ये अच्छा नहीं हुआ, एरो से लगा हुआ घाव और ज्यादा बदतर होते जा रहा है। फिर डॉक्टर वू और बाकी सभी भी उसके पास में आ जाते हैं जहाँ पर एक सोल्जर को उसकी छाती में एरो लगा हुआ था। डॉक्टर वू बोलते हैं, हमें एरो को निकालना ही होगा, शायद
इसके बचने के कुछ चांसेस है। फिर वो थोड़ी बहुत वाइन मंगाते हैं, अरे खुद के पीने के लिए नहीं, मरीज को पिलाने के लिए। जिस वाइन में स्पिरिट होती है और वो कैसे उसके अंदर होती है ये मेरे को नहीं मालूम। जिस वाइन को देखकर झाओकी सोचता है ओह तो ये है स्पिरिट बस पीने से। फिर डॉक्टर वू अपना खंजर लेकर उस एरो को निकालने के लिए एक सोल्जर के सामने बैठ जाते हैं जिसके जांघों पर तीर लगा था। तभी झाओकी उन्हें रोकते हुए उनसे बोलता है डॉक्टर वू जरा 1 मिनट रुको। ये सुनकर वो हैरानी के साथ उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं जनरल झाओ आखिर क्या हुआ। फिर झाओकी उनसे बोलता है डॉक्टर वो जो स्ट्रॉन्ग वाइन थी वो सिर्फ पीने के लिए नहीं थी। ये सुनकर वो बोलते हैं एरो को निकालने के लिए तुम्हें चमड़ी को काटना होगा और उससे जो दर्द होता है वो बेहद ही खतरनाक होता है, लेकिन उस वाइन के यूज से वो तुम्हारी बॉडी को नम कर देता है जिससे थोड़ा बेहतर तो होता है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइन नहीं है जो पेन को पूरी तरह से कम कर दे। बहुत सारे सोल्जर इसे एंड्योर भी नहीं कर सकते। तभी झाओकी बोलता है पेन रिलीफ के लिए आप अल्कोहल को भी तो यूज कर सकते हो, क्या आप जानते हो डॉक्टर वू। ये सुनकर वो हैरानी के साथ बोलते हैं क्या अल्कोहल को। फिर वो अपने पास से एक बोतल को बाहर निकालते हुए उनसे बोलता है ये वाइन न केवल दर्द को दूर करती है बल्कि घावों पर लगे हुए पॉइजन को मारने और घाव को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज की जा सकती है। ये जनरली 7 डेज तक इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकती है। ये सुनते साथ ही डॉक्टर वू उससे बोलते हैं जनरल झाओ इनकी जिंदगी दांव पर लगी है, इतना रिडिकुलस मत होइए। मेरी मेडिसिन प्रैक्टिस करने का 20 साल का तजुर्बा है, मैंने ऐसी कोई भी वाइन के बारे में नहीं सुना है जो कि पॉइजन को मार देती है। और आपका डिसइंफेक्शन से क्या मतलब है। द 7 सन विंड हेवंस के कर्स से वॉर है, हम इस वाइन के साथ में उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तभी जनरल झेंग उससे बोलते हैं आप ये क्या कह रहे हो। पहले के जनरल ने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। उनकी बातें सुनकर वो अपना मत्था खुजाते हुए सोचता है वेल मैं इन्हें कैसे एक्सप्लेन करूं। फिर डॉक्टर वू उस पेशेंट के घाव को ट्रीट करने के लिए जाते हुए उससे बोलते हैं बैटलफील्ड में एनिमीज को किल करना और उनके साथ फाइट करने के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जिंदगियों को बचाने के बारे में ये बूढ़ा आदमी अभी भी जानों को बचाने के लिए कॉन्फिडेंट है। उनकी बातें सुनकर झाओकी सोचता है वेल आफ्टर ऑल ये एरा अभी भी अल्कोहल के यूजफुलनेस के बारे में नहीं जानता। फिर डॉक्टर वू अपने नाइफ को उस एरो की तरफ आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी झाओकी उन्हें रोकते हुए बोलता है जरा 1 मिनट रुक जाइए, आपके मेथड के अकॉर्डिंग आखिर कितने चांस है कि ये जिंदा बच जाए। ये सुनकर डॉक्टर वू उससे बोलते हैं अगर तुम तुम्हारा बेस्ट करते हो और भाग्य के भरोसे बैठते हो और अगर खून बहना बंद हो जाता है तो इसके सिर्फ 30% चांस है कि ये जिंदा बच जाए, बट अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई तो अप टू 10% चांस। तभी झाओकी अपनी छाती ठोकते हुए उनसे बोलता है अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करते हो तो इनके सर्वाइव करने के चांस 60% तक बढ़ जाएंगे। और वो सोचता है बहुत सारे लोग यहाँ पर घायल पड़े हुए हैं, मुझे कुछ रास्ता तो ढूंढना चाहिए उनकी जानों को बचाने के लिए। अपने झाओकी की बातें सुनकर डॉक्टर वो हैरानी के साथ उससे बोलते हैं क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो। और वो सोचते हैं ये जनरल झाओ बहुत ही यंग है, आखिर तुम एक स्ट्रॉन्ग वाइन को घाव को भरने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, मैं इन्हें इतना रेकलेस नहीं होने दे सकता। तभी वो घायल पड़ा हुआ इंसान झाओकी को बुलाने लगता है। उसकी बातें सुनकर वो भी वहाँ पर आ जाता है और उससे बोलता है हाँ बोलो मैं यहीं पर ही हूँ। फिर वो बंदा उससे बोलता है जनरल झाओ आज मैंने अपनी खुद की आंखों से मैंने आपको सिटी गेट को तोड़ते हुए देखा है और एनिमीज के जनरल को मारते हुए देखा है। अगर आप वहाँ पर नहीं होते तो हम नहीं जानते कि हमारे कितने भाई एनिमीज के हाथों मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर दूसरे लोग भी आ जाते हैं या बोलूं तो दूसरे मरीज भी आ जाते हैं जो कि झाओकी का पक्ष लेते हुए उससे बोलते हैं हाँ ब्रदर झाओ ने हमें लीड किया है, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। हम रफ लोग हैं और हम इसके बारे में ज्यादा भी नहीं जानते, लेकिन हमें इतना यकीन है कि जनरल झाओ हमारे भाइयों को हार्म नहीं करेंगे। फिर एक बंदा आगे आते हुए उनसे बोलता है डॉक्टर वू प्लीज जनरल झाओ के मेथड का यूज करो, लेट्स डू इट। और इसके लिए बाकी लोग भी आगे आने लगते हैं और वो पहले खुद पर टेस्ट करवाना चाह रहे होते हैं। उनकी ये सभी बातें सुनकर अपना झाओकी खुश होते हुए बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर डॉक्टर वो अपने मन में सोचते हैं अगर इसके मेथड सच में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारी ग्रेट किन आर्मी में बहुत सारी जानें बच जाएगी। और फिर वो बोलते हैं ओके जनरल झाओ आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं अब आपकी बातें सुनूंगा। उनकी बात सुनकर झाओकी खुश होते हुए उनसे बोलता है ग्रेट, पहले जिससे वाउंड्स को काटना है वो सभी ब्लेड्स को धो लो, फिर एरो को बाहर निकालो और उन्हें आग में जला दो, फिर वाउंड को नाइफ ब्लेड से काटो और उस ब्लेड पर
स्ट्रॉन्ग वाइन लगा दो और फिर ट्रेस ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइन का यूज करो घावों पर स्पार्कल करने के लिए। और तीसरी बात, घावों के ऊपर बैंडेजेस क्लोथ्स को पहले बॉइल करो और यूज करने से पहले बॉइलिंग वाटर में ड्राई करो। उसके बाद सुनकर वो बोलते हैं ओके जनरल ने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। फिर वो उन्हें एक बोतल देते हुए बोलते हैं ये बोतल मेरे जनरल की है जब मैं आर्मी में नहीं था, जिससे एक मेडिसिन डेवलप हुई है जिसे बोलते हैं गोल्डन सोर मेडिसिन और ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकती है। उस बोतल को लेते हुए वो बोलते हैं ये एक सेल्फ डेवलप्ड गोल्ड सोर मेडिसिन है। फिर झाओकी उनसे बोलता है हाँ अगर कुछ होता है तो मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर जनरल झेंग उससे बोलते हैं जनरल इन हीलिंग मेथड्स के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना, क्या ये काम भी करेंगे? फिर झाओकी उनसे बोलता है तुम्हारा बेस्ट करो और भगवान की सुनो, अगर इस जनरल की मेथड फ्यूचर बनती है तो मैं ग्रेट किन के लोगों को और ज्यादा सफर करते हुए मरते हुए नहीं देखूंगा। फिर वहाँ पर एक बंदा सभी सामान को लेते हुए आ जाता है और बोलता है जनरल डॉक्टर वू रेडी हो गए हैं। फिर झाओकी डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर वू मेरे मेथड्स को फॉलो करने के लिए थैंक यू। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर वू ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो कि अपने नाइफ पर उस स्ट्रॉन्ग वाइन को डाल रहे होते हैं। फिर वो बची हुई वाइन को उस सोल्जर के घावों पर भी डाल देते हैं, जिसके कारण उस सोल्जर को बहुत दर्द हो रहा होता है। इधर झाओकी सोच रहा होता है स्ट्रॉन्ग वाइन को घाव पे डालने से वो 7 डे विंड के पॉइजन को मार देगी, लेकिन इससे थोड़ा दर्द तो होगा, तुम्हें इसे सहना होगा। फिर डॉक्टर वू झाओकी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन घावों पे कट लगाते हैं, फिर उस एरो को बाहर निकाल लेते हैं और वो हैरानी के साथ बोलते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, ये एरो मेरिडियन के अंदर तक था और इसने मेरिडियन को तोड़ दिया है, खून रुक ही नहीं सकता। फिर झाओकी वहाँ पर आते हुए जनरल से बोलता है मेरी गोल्ड सोर मेडिसिन को यूज करो। फिर वो ऐसा ही करते हैं, वो उस गोल्ड सोर मेडिसिन को उस घाव पर डाल देते हैं। फिर वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर हमें उस सोल्जर के चिकने चिकने पैरों को दिखाया जाता है, यानी कि उसके सभी घाव भर गए हैं। अब तुम लोग नहीं बोलोगे कितना जल्दी कैसे, ये मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन का वर्ल्ड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है जब तक कि राइटर ना चाहे। फिर झाओकी आगे आते हुए बोलता है इसने वर्क किया, ब्लीडिंग रुक चुकी है। फिर डॉक्टर वू उससे बोलते हैं जनरल ये गोल्ड सोर मेडिसिन सच में चमत्कारी है, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर झाओकी उन लोगों से बोलता है आज से सभी घायल सोल्जर्स को इसी ट्रीटमेंट मेथड के साथ में ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके ऊपर लगाए गए कपड़े सभी गर्म पानी में धोकर और सुखाकर ही यूज किए जाने चाहिए, जिसके लिए ये लोग भी मान जाते हैं। फिर डॉक्टर वू उसके सामने झुकते हुए उससे बोलते हैं इस ओल्ड मैन ने आप पर भरोसा नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन झाओकी उनको अपने सामने झुकने न देते हुए उनसे बोलता है अरे डॉक्टर वू आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अब डॉक्टर वू सीरियस है, घायल सोल्जर्स का सर्वाइवल रेट ज्यादा हाई नहीं है और उनमें से कुछ मर गए हैं बिकॉज उनकी इंजरीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि वे लोग डिसीज के साथ में क्रॉस इन्फेक्टेड थे और जो रूट जो इन इन्फेक्टेड डिसीज के कारण पैदा होती है वो डिसअपेयर नहीं हो रही थी, तो अब से ये सब नहीं होगा और अब से सब कुछ कुशल मंगल जाएगा, साथ ही सर्वाइवल रेट भी बहुत ज्यादा होगा और इन लोगों के सर्वाइवल रेट के साथ साथ हमारी वीडियो की लेंथ भी ज्यादा हो रही है। तो आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। अब ये तुम लोगों के ऊपर है कि तुम इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो कि नहीं। बाकी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, बाकी सब तो तुम्हारे सपोर्ट के ऊपर है। और मेरी 1.5 महीने तक एग्जाम चल रही थी तो मैं उसके बीच में सिर्फ एक ही वीडियो बना पाया और उसमें भी मैंने टाइटल को गलत लिख दिया तो वो वीडियो भी फ्लॉप चली गई और ऊपर से वो वीडियो कोरियन यानी ककाओ के अंडर आती है, जो कि स्ट्राइक का बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए मिस्टर डी फोवर रिकार्नेशन ऑफ प्रोडिजी और साथ ही इस चैनल की तुम्हारी फेवरेट सीरीज माइटीएस्ट मिली मैजिशियन यानी अपनी लुइन वाली सीरीज या दूसरी भाषा में बोलूं तो वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉयर ड्राका वाली सीरीज, ये सभी ककाओ के अंडर में आती है और ये सभी कोरियन सीरीज है। तो न चाहते हुए मुझे इन सीरीज को ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं जरूर से उसे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन दूसरे चैनल पर, और वो जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं उसे बना लूंगा। तब तक तुम मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उस चैनल पर वीकली 1 वीडियो और इस चैनल पर वीकली 2 वीडियो तुम लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वेकेशन पर, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी घूमने फिरने की इच्छा होती है और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस वाली सीरीज में कितना सपोर्ट दिखाते हो, जिसके कारण कितनी जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड आता है और इसके चैप्टर्स भी अच्छे खासे है, तो तुम्हें कुछ इसके अच्छे खासे ही एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। तो आज की बकवास के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी थी ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना।
बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आらあら、さようなら。